हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की फास्ट रिवीजन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा पूरा वीडियो क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड डिसीज पर होगा। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई डिसीजेज जैसे जॉइंडिस, वोमिटिंग, डायरिया जैसी बीमारियों की बात करने वाले हैं। अब चलिए पहली डिसीज की तरफ, जो है इन्फ्लामेशन। देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक या जीआईटी के इन्फ्लामेशन का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होगा, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यही बात आपको एनसीईआरटी में बताई गई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. The infections are also caused by parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, pinworm and hookworm. तो जीआईटी का जो इन्फ्लामेशन है उसका मेन कारण या सबसे कॉमन कारण जो है वो है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक में यदि टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, पिनवर्म, हुकवर्म का इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो सकता है। यहाँ नीचे जो आपको 4-5 वर्म के नाम दिए हुए हैं, ये सभी इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारी इंटेस्टाइन से खून चूसते रहते हैं। ये सभी वर्म हमारी बॉडी में एंडोपैरासाइट जैसे कंसीडर किए जा सकते हैं। एंडोपैरासाइट वाली बात को आप याद रखेंगे क्योंकि इस कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बन चुका है। वहीं इकोलॉजी के टॉपिक पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन में भी आपको एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट के एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो आपको ये नोट कर लेना है। ये पांचों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नीचे आप इन वर्म्स के डायग्राम भी देख सकते हैं। हमारी बॉडी में खून चूस चूस कर ये पैरासाइट एनीमिया की कंडीशन भी पैदा कर देते हैं। एनीमिया मतलब बॉडी में ब्लड की कमी। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली डिसीज की तरफ, और हमारी अगली डिसीज है जॉइंडिस। जॉइंडिस को हम लोग पीलिया भी कहते हैं। इस डिसीज में जो हमारा लिवर होता है वो मेनली अफेक्ट होता है। जॉइंडिस में हमारी स्किन और आंखें येलो कलर की हो जाती हैं, और ये येलो कलर किस वजह से शो होता है? बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। बाइल पिगमेंट के नाम तो आप जानते ही होंगे। यदि जानते हैं बाइल पिगमेंट्स के नाम तो कमेंट बॉक्स में बताइए और उन पिगमेंट्स का वर्क भी बताइए। अब जॉइंडिस के बाद आपकी अगली डिसीज है वॉमिटिंग। वैसे वॉमिटिंग को हम डिसीज ना बोलकर डिसऑर्डर बोलें तो ज़्यादा ठीक होगा। आप सभी ने कभी ना कभी वॉमिटिंग तो एक्सपीरियंस की ही होगी। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे आज तक वॉमिटिंग नहीं हुई है? यदि है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम देखते हैं वॉमिटिंग के रिगार्डिंग आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही बनने वाले हैं। इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेन्स थ्रू द माउथ. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. वॉमिटिंग में क्या होता है, हमारे स्टमक में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो माउथ के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं और ये फोर्सफुली निकलेंगी। यहाँ आपका कोई कंट्रोल नहीं होता जो कि आप इसे कंट्रोल कर सकें। इसके बाद यहाँ आपको बताया गया है कि वोमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसका सेंटर ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, फर्स्ट मेड्यूला और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। अब वोमिटिंग के बाद जो नेक्स्ट डिसीज़ है वो है डायरिया। डायरिया डिसीज़ में होता क्या है, हम इस स्लाइड में उसी को जानेंगे। डायरिया में आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो ठीक से फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, और जो आपकी स्टूल होती है उसकी लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, मतलब सब पानी पानी हो जाता है। और ये सब होता है हमारे इंटेस्टाइन की बाउल मूवमेंट की गड़बड़ी से। डायरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, बस आपको याद रखना है बाउल मोमेंट में गड़बड़ी हो जाती है। डायरिया के बाद है कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में भी गड़बड़ी किस चीज़ में आई है, आपके इंटेस्टाइन की बाउल मोमेंट में गड़बड़ी आई है, जिससे कि आपका जो फीसेस है या स्टूल है वो लार्ज इंटेस्टाइन की कॉलन में ही रुक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे आपके मोशन जो हैं वो ठीक तरीके से रेगुलरली नहीं हो पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो डायरिया है और जो कॉन्स्टिपेशन है दोनों ही बॉल मूवमेंट की गड़बड़ी के वजह से पैदा होने वाली डिसीजेज हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला डिसऑर्डर है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन की कंडीशन में आपका फूड आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता और आपको पेट भारी भारी सा लगता है। ध्यान रहे, पेट भारी बोल रहे हैं, पैर भारी मत समझ लेना। पेट भारी और पैर भारी में अंतर होता है। यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइनें जो लिखी हुई हैं उसको भी पढ़कर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ एक दो कंसेप्ट बन सकते हैं।
In this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. यहाँ पर आपको बताया गया है फूड के प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला है इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। यदि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, या हो सकता है एंजाइटी की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आप तीखा खाना खाते हैं, तो इन सभी कारणों से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनडाइजेशन के बाद बारी आती है पीईएम की। पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। पीईएम के पहले हमने जितनी भी डिसीजेस या डिसऑर्डर की बात की है वो नॉर्मल से ही डिसऑर्डर थे, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की। तो ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। पूरे वर्ल्ड के लिए पीईएम एक बड़ी समस्या है। पहले यहाँ आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन से समझाते हैं कि पीईएम होता क्या है। Protein energy malnutrition is defined as unintentional loss of 10% or more of body weight in a period of 6 months। मतलब विदाउट इंटेंशन, मतलब आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी लगभग 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो वेट है वो 10% या उससे ज़्यादा कम हो जाए, मतलब कि 10% से ज़्यादा वेट का लॉस हो जाए। जैसे मान लो आज आपका वेट 50 केजी है और अगले 6 महीनों में आपका वेट 45 केजी या उससे कम हो जाता है, तो हो सकता है कि आप प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये थी आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, पीईएम को कैसे समझाया है। देखिए, एनसीईआरटी का जो पहला पॉइंट है उसमें तो पीईएम का फुल फॉर्म दिया हुआ है जो कि आप पहले से जानते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि पीईएम की समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड समस्या है जिससे वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन अफेक्टेड है। और हर साल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से हर साल लगभग 60 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। कितने? 60 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। 60 लाख मौतें छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, सिर्फ कुपोषण की वजह से हर साल लगभग 60 लाख बच्चों की जान चली जाती है और हम लोग मार्स में दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। यहाँ पर पीईएम के होने की वजह बताई गई है, जैसे सूखा, अकाल या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी कि इन 60 लाख बच्चों के मौत के पीछे देश की सरकारों की लापरवाही का भी हाथ होता है, जैसे रिसोर्सेज का ठीक से यूज़ ना करना, फूड स्टोरेज की ठीक ठाक व्यवस्था ना होना, और भी बहुत से कारण हैं जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर आते हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट में आपको कुछ कंडीशन या फिर कुछ कंट्री का एग्जाम्पल दे करके बताया गया है कि ये जो पीईएम की समस्या है वो कितनी गंभीर है। तो सबसे पहले जब बांग्लादेश में लिबरलाइजेशन वार हुआ था और इथोपिया में जब सूखे की समस्या थी, तब वहाँ पर खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी और इससे एक बड़ी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी। यहाँ देखिए, एनसीईआरटी में बांग्लादेश और इथोपिया का एग्जाम्पल तो दे दिया गया है, पर इंडिया में हर साल पीईएम की वजह से 7 से 8 लाख बच्चों की डेथ होती है, वो कहीं नहीं बताया गया। और ये भी नहीं बताया गया कि वर्ल्ड में जितने बच्चे भुखमरी या माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनमें से 50% बच्चे इंडिया के ही हैं। लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी बुराई अपनी ही छापी हुई बुक में करेगी क्या? यही एग्जाम्पल है पॉलिटिकल टर्मोइल का। सच को दबाते रहो, बस दूसरों की बुराइयां गिनाते रहो। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं पीईएम की कंडीशन से और कौन कौन सी डिसीजेस हमारे बच्चों में हो सकती है। इस स्लाइड में आप नीचे 2 इमेजेस देख सकते हैं, जिसमें एक बच्चा जो कि पूरी तरह से दुबला पतला दिखाई दे रहा है वो मरासमस डिसीज से अफेक्टेड है। वहीं दूसरा बच्चा जिसके हाथ पैर पतले दुबले हैं लेकिन पेट उसका काफ़ी हेल्दी सा दिखाई दे रहा है, वो क्वाशियोरकर से पीड़ित है। इन दोनों इमेजेस को आप ध्यान रखेंगे जिससे आपको दोनों डिसऑर्डर को समझने में हेल्प होगी। अब इन दोनों डिसीज़ेस में हम पहले मरासमस डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो मरासमस को लेकर या क्वाशियोरकर या पीईएम को लेकर जो भी लाइनें दी हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मरासमस को लेकर के। मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मतलब जो मरासमस है वो बच्चों में प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज है। ध्यान रखिएगा, मरासमस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। अब आपका जो दूसरा पॉइंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू। देखिए जो मरासमस की डिसीज है वो 1 साल से छोटे बच्चों में देखी जाती है, खासकर उन बच्चों में जिनकी डाइट से काफ़ी जल्दी हमने मदर मिल्क को हटा दिया है। ये बात आप जानते हैं कि बच्चों में यानी कि इन्फेंट जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी आहार मदर मिल्क ही होता है। कम से कम 6 मंथ तक तो बच्चों को मदर मिल्क के अलावा कोई दूसरी चीज़ें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्फेंट के लिए मदर मिल्क ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मरासमस का पहला कारण समझ में आया। इसके बाद एक और कारण हो सकता है मरासमस होने का, वो है अर्ली सेकेंड प्रेगनेंसी। मतलब यदि 2 बच्चों के बीच में 2 या 3 साल का गैप नहीं रखा गया तो जो दूसरा बच्चा है उसे और पहले बच्चे की भी देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगी और उनको न्यूट्रियस फूड नहीं मिल पाएगा, जिससे दोनों बच्चों की हेल्थ में अफेक्ट पड़ सकता है और दोनों बच्चों को भी मरासमस हो सकता है। यहाँ पर आपको कुछ सिम्टम्स बताए जा रहे हैं जो कि मरासमस डिसीज से अफेक्टेड बच्चों में देखने को मिलते हैं। मरासमस में बच्चों को प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बच्चों की मसल्स वीक होंगी, स्किन रफ होगी, वेट कंटिन्यूसली कम होता जाएगा और इसका अफेक्ट मेंटल लेवल पर भी काफ़ी होगा, जिसके वजह से बच्चे की मेंटल ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। आप लोगों को सिम्टम्स और इमेज जो कि आपको पहले वाली स्लाइड्स में दिखाई गई हैं उन दोनों को याद रखना है, ताकि आप किसी बच्चे को देखें जो इस टाइप की बीमारी से अफेक्टेड है, आप उसे देखकर ही आसानी से पहचान जाएं। मरासमस के बाद पीईएम से रिलेटेड एक और डिसीज़ है जिसका नाम है क्वाशियोरकर। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है क्वाशियोरकर को लेकर। Kwashiorkor is produced by protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency। यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो क्वाशियोरकर डिसीज है वो केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होगी। यहाँ कैलोरी बच्चों को ठीक ठाक मिलेगी पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मरासमस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, पर यहाँ क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज लाइक मरासमस। क्वाशियोरकर shows wasting of muscle, thinning of limbs, failure of growth and brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of body parts are seen. मतलब मसल थिन होंगी, हाथ पैर पतले होंगे, स्किन रफ होगी, लेकिन क्वाशियोरकर वाले बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो बच्चे की बॉडी के कुछ हिस्सों में हम फैट का डिपोजिशन देख सकते हैं, खासकर पेट के निचले हिस्से में। क्वाशियोरकर और मरासमस में आपको सिम्टम्स, एज और डेफिशिएंसी याद रखनी है। क्वाशियोरकर के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो खत्म हुआ और अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना है। इसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो हमारे जो सारे नोट्स हैं उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, www.srbscience.in की वेबसाइट में जाकर आप हमारे पीडीएफ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।